नरेंद्र, अभी आपने भी सुना होगा कि जो एडीजी एसटीएफ है अमिताभ यस, उन्होंने कुछ भी कहने से भी इनकार कर दिया है। अनिल दुजाना के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी में और कौन सवार था, इनकार कर दिया है। लेकिन देखिए 3 साल से अनिल दुजाना अयोध्या की जेल में बंद था, कुछ दिनों पहले ही जमानत पर छूटा था, उसके बाद से फरार चल रहा था और आज उसे एसटीएफ ने ढेर कर दिया। नरेंद्र, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनिल दुजाना का जो वर्चस्व है वो सभी लोग जानते हैं और वो कई मामलों में वांटेड भी था और कई मामलों में उसके खिलाफ इनाम भी हो गया था। वो करीब 75,000 का इनामी था और 2 जिलों से वो वांटेड था। अभी आपको बताएं कि जिस तरीके से एडीजी एसटीएफ ने कहा उसी तरीके से अभी जो बहुत ज़्यादा जानकारी है, खास करके जो एनकाउंटर के बारे में, वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो देहात का इलाका है, नहर से सटा इलाका है, वहाँ पर एनकाउंटर हुआ है। अनिल दुजाना घायल था, उसको जानी में जो सीएससी है वहाँ पर ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। सुबह से ही यूपी एसटीएफ की जो विंग है उस पर नज़र रखी हुई थी, सर्विलांस के जरिए और मैनुअली भी उसके ऊपर नज़र रखी जा रही थी। एसटीएफ की कई टीमें लगातार इसी इलाके में कॉम्बिंग कर रही थी और वहाँ पर अपनी टीमें तैनात थी और लगातार उसको चेज किया जा रहा था। और ये बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने उसको ललकारा, एसटीएफ की टीम ने उसको ललकारा, तो लगातार उसने फायरिंग शुरू कर दी। उसके साथ कुछ और भी लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन वो किसी नरेंद्र कुछ ऐसी भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि देखिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, पहले चरण का चुनाव चल रहा है और ऐसी जानकारी आ रही थी कि ये निकाय चुनाव को भी प्रभावित करना चाह रहा था। अभी एसटीएफ चीफ को भी हम सुन रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा क्लैरिफाई करने से उन्होंने मना कर दिया, बता नहीं पाए इस बात को लेकर बहुत ज्यादा। क्या ऐसी भी कोई जानकारी आपके पास नरेंद्र? देखिए, कोई कॉन्क्रीट जानकारी तो नहीं है, लेकिन दुजाना का मुजफ्फरनगर की ओर जाना और ऐसे रास्ते से जाना जो अमूमन जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं उस रास्ते से नहीं जाते, तो वो ये बताता है कि दुजाना कहीं ना कहीं कुछ मन में रखे हुए था, उसका कोई ना कोई मोटिव जरूर रहा होगा। और जहां पर यह एनकाउंटर हुआ उससे महज 20 किलोमीटर की दूरी रही होगी। फिर वहां से बिल्कुल हमारे सहयोगी लोकेश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो लोकेश इस वक्त हमारे साथ पहुंचा रहे हैं। लोकेश, देखिए अगर बात की जाए दुजाना की, तो ये पहली बार रही है जब इस प्रकार के जो गैंग है वो पश्चिमी यूपी में, पहले कहा जाता था कि पंजाब में ही गैंग वार्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अब देखिए इस प्रकार के जो गैंग और गैंग वार्स है ये यूपी में भी देखने को मिलते थे। लेकिन एसटीएफ एक बेहतर एग्जाम्पल सेट कर रही है इस प्रकार के जो गैंगस्टर है उन्हें ढेर करके। बिल्कुल देखिए, जैसे हमारे सहयोगी जो नरेंद्र थे उन्होंने ये बात बताया कि बिना पॉलिटिकल शेल्टर के ऐसे बदमाश पनप नहीं सकते, और शायद यही वजह थी कि अब तक इनके खिलाफ कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं हुई। जो एसटीएफ ने या फिर जो भी यूपी पुलिस ने कार्रवाइयां की हैं इनके खिलाफ, ये बिना पॉलिटिकल विल के ये कार्रवाइयां नहीं हो सकती थी, क्योंकि इनका सिंडिकेट इतना बड़ा है कि इसके सिंडिकेट के अंदर बैकडोर से तमाम जो है राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है इनको, क्योंकि ये राजनीति में भी कदम रखना चाहते हैं। तो ऐसे इनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो साफ निर्देश है ऊपर से, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का जिस तरीके के निर्देश हैं वो उसी के तहत काम किए जा रहे हैं। और इनके खिलाफ मुकदमों की फहरिस्त देख करके आप अंदाजा लगाइए कि ये कोई छोटे मोटे अपराधी नहीं है, ये पूरा एक सिंडिकेट चलाने वाला अपराधी है। लोकेश, जैसा कि नरेंद्र भी जिक्र कर रहे थे कि अभी योगी सरकार की तरफ से जो माफियाओं की लिस्ट जारी हुई थी उसमें गैंगस्टर का नाम भी था, और ऐसे में अगर इस पर कार्रवाई हुई है तो ये बहुत बड़ी खबर है, आज की इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। और देखिए जिक्र भी हम लोग कर रहे हैं, चर्चा भी इस पर कर रहे हैं कि इस पर बात होनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक बड़ा संदेश जा रहा है अपराधियों के मन में। बिल्कुल स्वाति, अगर आप इसको अंदाजा लगाइए कि जब ये जेल में एनसीआर के आसपास के जिलों के अंदर जेल में रखे जाते थे तो इससे मिलने वालों की लिस्ट बड़ी लंबी हुआ करती थी। ये यहाँ पर रहते हुए आज बाहर के माहौल को सीधे तौर पर प्रभावित करता था, इसीलिए कोर्ट ने इसको यहाँ से दूर बांदा और अयोध्या की जेल भेजा था। तो ये तकरीबन 3-3.5 साल बांदा की जेल में रखा गया था इसको, कि ताकि ये बाहर के मूवमेंट, क्योंकि ये लोग जेल के भीतर से
बाहर अपने पूरे गैंग को ऑपरेट करते थे, उनको निर्देश दिया करते थे, अपने अलग अलग माध्यमों से जो लोग इनसे मिलाई करने के लिए पहुंचते थे और उससे पूरे गैंग को ऑपरेट करते थे। इसीलिए इनको यहाँ से दूर पूरब की जेल भेजे गए, अयोध्या के और देखिए त्रिशला, सबसे महत्वपूर्ण ये कि ये सीएम योगी आदित्यनाथ की हिट लिस्ट में, टॉप लिस्ट में शुमार था। उस लिस्ट का भी जिक्र हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि इस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। स्वाति, उसमें इसका नाम था। हम एक बार नरेंद्र का रुख करेंगे। नरेंद्र, देखिए जैसे हमारे सहयोगी लोकेश पहले भी हमें ये बात बता रहे थे कि ये जो अपराधी है ये जेल में बैठे बैठे हत्या प्लान कर लेते हैं, अपना गैंग चलाते हैं। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जेल में बैठे बैठे किस प्रकार से अपने गैंग को संचालित करते हैं। आपने देखा होगा उमेश पाल हत्याकांड को अतीक अहमद में जेल में बैठे बैठे ही प्लान किया था। ऐसे में इतना ये कुख्यात था, दो दुजाना है, इसे पूर्वांचल और अवध के जेलों में भी रखा गया था ताकि ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा के आसपास रह के अपने गैंग को संचालित ना कर पाए। नरेंद्र, बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पॉलिटिकल शेल्टर है वो हमेशा से रहा है और केवल पॉलिटिकल सेंटर ही नहीं, जो नौकरशाहों का शेल्टर है वो भी इन गैंग्स को रहा है। इसका उदाहरण ये है कि अभी जब योगी काल का जो पहला पीरियड चल रहा था उस समय 4 बड़े शूटर जो 50-50 हज़ार के इनामी थे सुंदर भाटी गैंग के, वो सरेंडर कराए गए, 2 शामली में और 2 नोएडा में। जबकि वो समय था जब 5-5 हज़ार के जो इनामी थे उनको गोली मारकर पुलिस जेल भेज रही थी और इतने बड़े जो बदमाश थे, शूटर थे सुंदर भाटी गैंग के, वो सरेंडर कराए गए। इसके अलावा एक इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बात करीब 2012 के आसपास की है। बलराज भाटी जो सुंदर भाटी का एक बड़ा गैंगस्टर होता था और 5 लाख का इनामी रहा था, उसका एनकाउंटर हुआ था, हरियाणा एसटीएफ ने उसका एनकाउंटर किया था नोएडा में। उसको पकड़ने के लिए बुलंदशहर पुलिस की एक टीम जब कासना में पहुंची जहां पर वो रंगदारी मांगने आया था, उस समय उसके पास स्वचालित हथियार थे, अत्याधुनिक हथियार थे, जिसके बाद पुलिस को बेखुद पर जाना पड़ा। और देखिए नरेंद्र, महत्वपूर्ण ये कि अभी देखिए 10 दिन पहले ये रिहा हुआ था और रिहा होने के बाद ही अपने गैंगस्टर के लोगों को ये धमकियां भी दे रहा था, धमकियां वो देता था, लेकिन वो खौफ क्रिएट करने की कोशिश करता था लोगों में। मतलब 10 दिन पहले रिहा हुआ लेकिन उसके बाद भी आतंक कम नहीं किसी भी तरह से। देखिए, खौफ क्रिएट करने की कोशिश नहीं, ये जो नाम है ये ऐसे हैं कि इनको जो नाम सुन ले, जो थोड़ा सा भी समृद्ध व्यक्ति है या फिर जिसको अपनी जान की परवाह है, वो इन नामों को सुन ले, उसके बाद उसको नींद नहीं आने वाली जब तक वो ये एश्योरेंस नहीं कर लेता कि उसकी जान सुरक्षित है। तो इनके नाम ही काफ़ी हैं और इन्हीं नामों की बदौलत बरसों तक इन इलाकों में, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में बड़े पैमाने पर इन सभी गैंगस्टर्स ने अकूत संपत्ति इकट्ठा की, पैसा इकट्ठा किया, करोड़ों करोड़ों रुपए हर महीने अलग अलग कंपनियों से उगाही होती थी। सरिया चोरी का और लूट का एक बहुत बड़ा कारोबार चलता था 2001-2002 के आसपास। उसमें जो सुंदर भाटी था उसका राइट हैंड ही था ये दुजाना, लेकिन बाद में इसने अपना वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ाया और सरिया का जो कारोबार था, जो लूट का कारोबार था, उसको लेकर कुछ अनबन हुई सुंदर भाटी से। इसके बाद इसने अपना गैंग अलग कर लिया और फिर उसके बाद ये बिल्कुल बिल्कुल हमारे सहयोगी हमारे लोकेश भी जुड़े। लोकेश, हम आपका रुख करेंगे। देखिए, दुजाना की अगर बात की जाए तो पश्चिमी यूपी, नोएडा ही नहीं, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में भी इसका वर्चस्व था। 2011 में पहली बार उस पर नोएडा में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। लोकेश, देखिए, जो हमारे अभी सहयोगी बात कर रहे थे नरेंद्र की, ये सरिया लूट का कारोबार था, न केवल सरिया लूट, उसके आगे की अगर फहरिस्त की बात करें तो वो कारोबार अब तक चलते चले आ रहे थे। और हर जो फैक्ट्री है उसके बाहर ट्रांसपोर्ट ये किस तरीके से वसूली होगी ये इसके गैंग किया करते थे। और फैक्ट्री वाले से स्क्रैप इसको बेचा जाएगा, इसको लेकर के इन लोगों का सिंडिकेट था कि फैक्ट्री मालिक इन्हीं को स्क्रैप बेचता था। तो हर तरीके की मोनोपोली इन बदमाशों ने वहां पर बना रखी थी, जिससे ये लोग फाइनेंशियल एड लिया करते थे। इसके अलावा यही एक गैंग ऐसा था जो कि सुंदर भाटी के अलावा अनिल दुजाना के पास भी AK-47 राइफल थी, क्योंकि इसी AK-47 राइफल का पहली बार 2011 में सुंदर भाटी पर जब हमला किया गया था गाजियाबाद में, तब इसका इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि वहां पर बुलेट शॉट्स भी AK-47 के मिले थे और उसमें 3 लोगों की मौत भी हुई थी। इसकी मामले के बाद सुंदर भाटी और इनके बीच की अदावत और ज्यादा बढ़ गई थी। और अब जब ये अनिल दुजाना ढेर किया गया है, इसके बाद ये साफ मानिए
कि जो एक वर्चस्व था, कि जो इस वक्त एसटीएफ के एडीजी हैं अमिताभ यश, वो 2010 और 11 के समीप ये एसएसपी गौतम बुद्ध नगर थे, और ये इस पूरी चीजों को जानते और समझते थे कि आखिर ये बदमाश किस तरीके से अपने सिंडिकेट को ऑपरेट करते हैं, फाइनेंशियल हाथ मिलते हैं।